अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने से मुताल्लिक पिटीशंस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को बगावत पे उकसाता है तो ऐसे शख्स का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। तो ये कहना उन्होंने कहा कि दुरुस्त नहीं है कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने साथ में ये सवाल भी उठाया कि देखना ये होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने किस बुनियाद पे जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल किए। कल आपने देखा नाज़रीन कि जस्टिस काजी फाजिसा साहब और जस्टिस सरतार तारिक मसूद साहब ने जो 9 रुकनी बेंच था उसमें बैठने से इनकार किया और उनका ख्याल ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, उनका ख्याल है कि ये बेंच ही नहीं है और इसकी कानूनी और आइनी हैसियत पे सवाल उठ रहे हैं। और आज हमने यही देखा, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आए। उनका ख्याल ये है कि कुछ लोगों की मुलाकातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और ये भी तयशुदा था कि इस बेंच में कौन कौन से जज साहबान शरीक होंगे। और उनका ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब 2 सीनियर तरीन जजेस ने इस बेंच को मानने से इनकार किया है तो इसके फ़ैसले का अंजाम भी जो 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक जो पंजाब से मुतालिक केस था उसी तरह ना हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आज पार्लियामान में बोले और उनका भी ख्याल ये था कि इमरान खान तहरीक इंसाफ को जो चेयरमैन है ये बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी को एक बंद गली में धकेला है और उनको उसकी अब प्राइस पे करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए, उनको अपना किरदार इस हवाले से ज़रूर अदा करना चाहिए कि पूरे निज़ाम को बंद गली में ना धकेल दिया जाए। नाज़रीन, इस दौरान में देखा है कि आज आसिफ जरदारी साहब भी पंजाब में मौजूद थे। एप्टमा की एक इजलास था उसमें शरीक हुए, उनसे भी कुछ सवाल जवाब हुए और बखसूस जो नून लीग के साथ ताल्लुकात हैं तो उनका ख्याल या उनका कहना ये है कि ना तो उन्हें किसी ने धोखा दिया और ना ही वो नून लीग को धोखा देंगे। और नाज़रीन, और इस दौरान हम मुल्क की मईशत के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, उसके हालात बड़ी अबतर है। अगरचे इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फ्रांस में हैं, वहाँ पे आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और साइड लाइन पर उनकी मुलाकात IMF की MD से भी हुई हैं और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले हैं, लेकिन कोई अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिली कि शायद पाकिस्तान की सियासी और माशी मुश्किलात हल होने जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने के लिए। और उनके साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे सना मिर्ज़ा, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। आज की कार्रवाई शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी सर। इनफैक्ट जो अहम सवालात कुछ उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको लगता है कि इनको लेकर अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला कि वो क्या बुनियाद थी कि जिनकी बुनियाद पे सिविलियंस के केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जा रहा है, तो मामला थोड़े से फिर हो सकते हैं कि पेचीदा हो जाएं। और अगर ये हुआ कि जो पिटिशनर हैं वो अपना सवाल ही फ्रेम ना कर सके अदालत के सामने, दुरुस्त अदालत ने दोनों तरफ से सवाल पूछे हैं। सही है कि आप चैलेंज करने क्या आए हैं, आप मिलिट्री एक्ट चैलेंज करने आए हैं तो वो बताएं, तो फिर वो हम कैसे देख सकते हैं। एक जज साहब ने कहा, सही, उन्होंने कहा अगर ये हवालगी चैलेंज करने हैं तो मुतलका फोरम हाई कोर्ट था। सही, देखे ना, आप कोर्ट वहां पे मौजूद है, आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट ही है ना कि अगर गलत हवाले हुए हैं ठीक है तो वहां जाएं, यहाँ क्यों आए हैं। तो वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ केसेस हैं। और फिर जब जो सिविल सोसाइटी के वकील थे वो 21वीं तरमीम पे बहुत ज़्यादा बोले तो उन्होंने कहा हुजूर आपको पता है कि ये फुल कोर्ट ने सुना था। मंसूर अली शाह साहब ने उनको बताया, और फुल कोर्ट का मतलब 17 जज हैं जो पिछले महीनों से सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। अभी भी 16वीं जज प्रोसेस में हैं मुसरत अली साहिबा, तो फुल कोर्ट तो है नहीं। ये तो बड़ा अच्छा है कि वो मान लें चीफ जस्टिस ये बात, तो फिर फुल कोर्ट का इंतज़ार, तो वो चीफ जस्टिस साहब को मर्जी का जज तो नहीं मिल रहा, तो वो तो नए जो नामजद चीफ जस्टिस हैं फिर वही लाएंगे ना। सही, क्योंकि अब तो वो नहीं है, क्योंकि जो वादे, वो कुछ लोग कहते हैं कि हमसे वादे हुए थे आप जज मेरी मर्जी के दें, हम वो काम नहीं करेंगे जो हम करते आ रहे थे, और वो सब कुछ हो रहा है।
ये जो 2 जज दिए और जो सारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मलबा गिरा, हालांकि वो नाम तो जनरल बाजवा का था ना उस वक्त, उन्होंने गारंटियां दी थी कि सब कुछ ठीक होगा। अब तो सब चीज़ें खुल के आ रही हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि राणा सनाउल्लाह, ये आपका मैं सुन रहा था और फिर मैंने लिखा, मैं तो उसे कहूँगा जब तक साजिशी थ्योरी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं। हाँ, राणा सनाउल्लाह का तो हमने कह दिया साजिशी थ्योरी। मेरा ख्याल है जब तक एविडेंस अगर कोई है तो ना एविडेंस तो ये है ना कि लतीफ़ खोसा साहब ने जब समाअत के दौरान कहा कि चीफ साहब, कल कहा था ना, हमने तो आपसे कहा था फुल कोर्ट बना दें। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ हुई थी मुलाकात? किसी अदालत में बात हुई थी? नहीं हुई। ये तो वो हुई मुलाकात कि जो पटिशनर थे और उनके वकील यानी एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, और उसके बाद अगले दिन केस लग गया। और अगले दिन केस में जब 2 जज साहिबान उठ गए, सीनियर मोस्ट जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा हमने तो आपको मशवरा दिया था। अब मुझे बताएं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये तो चीफ जस्टिस को भी फंसा दिया उन्होंने कि पटिशनर और उसका वकील चीफ साहब से मिलते हैं चैम्बर में, तय होता है, रिक्वेस्ट होती है फुल कोर्ट की, और फिर ये बेंच 9 रुकनी आता है। सही। अब आप मुझे बताएं कि इसमें लतीफ़ खोसा साहब ने हाथ किसके साथ किया? अपने साथ, या वो जो रऊफ कलासरा साहब ने कहा था कि जमानत मिल गई एकदम, तो वो क्लाइंट से तो फीस ली थी, तो ये फिर किसको फंसाने गए हैं? अब ये वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल में बड़े पर्टिनेंट हैं कि जब एक फुल कोर्ट फैसला कर चुकी, 8 की अक्सरियत से 6 ने खिलाफ दिया और 3 ने अलग डिसेंडिंग नोट्स दिए थे, तो फुल कोर्ट ही होती है। आपने मिलिट्री कोर्ट्स को 1952 एक्ट को ख़त्म नहीं किया, फुल कोर्ट ने भी, बल्कि वो जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी जहाँ पे ये हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आपको और हमें ये पता है, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, मैं उस तनख्वाह पे तनकीद नहीं करता, वो इसलिए दी जाती है कि उनको फैमिली के मैटर्स में परेशानी ना हो, कि हर चीज़ प्रोटेक्टेड है आपकी, आप सिर्फ इंसाफ दीजिए। सना, ये भी अब जो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि लगता है कि इस बेंच के फैसले का भी अंजाम वही 14 मई के जो फैसला है उसके उसी तरह का होगा। आपको लगता है कि 2 जज साहबान का इस बेंच से अलग हो जाना इस बेंच को और इस सारी कार्रवाई को कंट्रोवर्शियल बना देगा, और फिर हो सकता है कि इसके फैसले पे भी कोई अमल दरामद ना, उसको मानने के लिए कोई तैयारी ना हो? बहुत शुक्रिया शिराजी साहब आपका। वैसे तो राणा साहब हमारे उस्तादों में से हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शायद इसको पोर्ट्रे किया है। मेरा ख्याल है कि ये जो केस जिसको टेकअप किया गया और जिस तरीके से बेंच बनाया गया, इसमें एक नहीं, मेरे हिसाब से बहुत से सवालात उठते हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से फाइज ईसा साहब ने गुफ्तगू की कि ये कहाँ किस नंबर पर मौजूद था और किस तरीके से इसको प्रायोरिटी पर टेकअप किया गया, फिर ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब को क्यों शामिल किया गया? कई हफ्तों, कई महीनों से वो अपने चैम्बर के अंदर कैद थे और उनको किसी केस में शामिल नहीं किया जाता था, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सोच समझ के और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है, और इसमें ऐसी कोई 2 राय नहीं है कि जो कुछ फुल बेंच बनाने की बात की गई। क्योंकि अगर मैं राय की बात करूं तो जस्टिस फाइज ईसा साहब के इंसानी हुकूक के हवाले से क्या राय हो सकती है ये हम सबको पता है। या जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, उनकी इंसानी हुकूक के हवाले से क्या राय हो सकती है ये हम सबको पता है। कुछ जजेस जो हैं उनका जो कंडक्ट है या जो उनकी सोच है, मेरा ख्याल में उनके फैसलों में उसकी अक्कासी भरपूर तरीके से होती है। इन लोगों को बहुत सोच समझ के बेंच का हिस्सा बनाया गया था और किसी न किसी लिहाज से ये चीजें पता थी। अब ऑप्शन इसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं, बहुत माजरत के साथ, उनके पास ये था कि या तो ये बेंच टूट जाएगा और ये चीज यहीं पर रुक जाएगी, या फिर ये इस बेंच को कंटिन्यू करवाएंगे किसी दूसरी सूरत में। मेरा अपना ख्याल जाती ये है, बल्कि मैं कहूंगी कि अदना राय ये है कि शायद चीफ जस्टिस साहब इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो इसको स्टे ऑर्डर के जरिए रोकने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा मौजूद है। ये चीज उनके लिए नविश्ता दीवार है कि जो चंद हफ्ते या चंद माह का वक्त उनके पास रह गया है वो उनको सुकून से गुजारने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि उनका भी तारीख में नाम अच्छे लफ्जों में ना आए। तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपने स्टेट को भी बचाना चाह रहे हैं और इसके साथ वो टाइम पीरियड भी गुजारना चाह रहे हैं, और वो जो प्रेशर उनके ऊपर दूसरी जगहों से डाला जा रहा है कि खान साहब को किसी ना किसी तरह इस मसाइल से निकालें, वो उस मसले को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस्तिताअत में रहते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी पॉइंट टेबल के ऊपर बहुत कम कार्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, और जाती तौर पर मुझे ये लगता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब इस चीज को किसी एंड पर नहीं ले जा सकेंगे, बल्कि वो इसको हैंगिंग स्टेज में छोड़ जाएंगे अगले चीफ जस्टिस के लिए। उनके लिए बड़े इम्तिहान, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि लगता है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब के लिए वाकई बड़े बड़े इम्तिहान अभी उनके मुंतज़िर हैं, जब वो 17 सितंबर को बैठेंगे कुर्सी पे। लेकिन राना साहब, इनफैक्ट जो बिलावल साहब ने आज स्पीच दी है, लगता है एक खदशे का इज़हार उन्होंने ये किया है कि अगरचे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी पार्टी को दबंद गली में कहीं डाल दिया है, जिसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी,
लेकिन साथ में खदशा ये भी कि कहीं पूरा निज़ाम बंद गली में ना पहुँच जाए। तो वो जो बातें होती हैं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, आपको लगता है कि कई ऐसे खदशात मौजूद हैं जिनका इजहार बिलावल साहब भी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, खदशात पाकिस्तान में हर तरह के मैं 32 साल से बराह रास्त जर्नलिज्म में देख रहा हूँ। सही। टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, ये पहली बात, ये थ्योरी है ना। मार्शल आएगा, वो भी देख लिया, मतलब जनरल मुशर्रफ आगे गुजर गए, मतलब हाँ बिल्कुल 3 माशाल्लाह गुजर गए। टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट फारूक लगारी बनाते बनाते मरहूम चले गए, क्योंकि उनका और उनके जो हवारी थे उस वक्त उनके साथ, वो सारे के सारे निगरान हुकूमतों को बदलना चाह रहे थे। और आपको ध्यान में रखिए कि उस वक्त नजम सेठी साहब भी एहतसाब का बेचने आए थे एक जज साहब के साथ। यहाँ सारे सारे वो उस वक्त थे कि जी हम निगरान हुकूमतों को बढ़ा लेंगे। हर शख्स ने हर तरह का खेल आज भी बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम निज़ाम, अगर ये बिलावल भुट्टो का खदशा है, मैं अभी इस पे नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन आज जो डिवाइड है वो एक तरफा हो जाएगी। जो ये फैसला करेगा कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, फिर सब एक ट्रक के सवार होंगे। ये बात इमरान खान साहब को समझाई जाती थी उस वक्त कि आप सोच लें। देखें, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, इन्होंने उस वर्स्ट इलेक्शन को, जरदारी साहब के लिए तो वर्स्ट नहीं था, PMLN के लिए था, 2018 का जो नताइज थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप मिसाके मईशत कर लें। ये कहते थे ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, सही। तो नहीं मानी ना बात। आज वहां आ गए हैं ये PDM और पीपल्स पार्टी वाले। ज़ाहिर एक बैड गवर्नेंस हुई है, पूरा मुल्क तड़प रहा है। जिस तरह गर्मी में अब हम सब भुन रहे हैं, उस तरह उसके अंदर महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं। तो लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस चक्कर में कोई तीसरी पार्टी, वो ज़ाहिर है तीसरी पार्टी फौज होती है ना, कि जी वो कहेगी कि जी हम हुकूमत संभाल लेते हैं, नहीं चला सकेंगे। आप जब भी करेंगे टेक्नोक्रेट करेंगे तब भी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि फौज बराह रास्त जब आती है वो भी टेक्नोक्रेट के नाम पे चलती है। जनरल मुशर्रफ ने 3 साल टेक्नोक्रेट ही चलाए थे ना। क्या नतीजा मिला? आपने मुल्क में बंदे बेचे, उससे पहले बाद में सब कुछ, और आपको कुछ नहीं करने दिया। मतलब आप इक्तदार कर सके, पैसे बना सके, लेकिन इस मुल्क को आप निजाम को अच्छा नहीं कर सके। तो ये नहीं चलेगा, ये लोगों के साथ चलना है। तो इलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है मैक्सिमम नवंबर तक आप तैयारी पकड़ लें कि PMLN की ये ख्वाहिश होगी। तो सेंसस की बातें हो रही हैं, उसके बाद हल्का बंदियां, देखें ना, वो है, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि वो एक ऑप्शन है कि जाते हुए अगर PMLN अपनी कब्र में कीलें ठोकना चाहती है तो मरदमशुमारी का रिजल्ट अनाउंस कर जाए इससे जाते जाते काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, तो फिर 4 महीने मिल जाएंगे ना। वो भी जवाब लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, काजी फायज ईसा के बारे में ना, ये इमरान खान साहब ने अगर बेशक सोचा होगा कि ये पता नहीं क्या है, मैं काजी साहब को बिल्कुल नहीं समझता कि उनके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला, वो आज तक जख्म देखते हैं कि जो उन्होंने कमीशन के, हालांकि मेरे साहब में भी वो रिपोर्ट ऐसी थी कि वजीर दाखिला का, मरकज के वजीर दाखिला का बलोचिस्तान में बम धमाके से क्या ताल्लुक, लेकिन उन्होंने रगड़ दिया, रिपोर्ट दे दी। तो आप काजी फायज ईसा को बिल्कुल नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकली भी और दूसरे लोग भी। हाँ, वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, वो ये नहीं करेंगे जो लीगल नई जुरिस्प्रूडेंस पनामा से अकामा की सूरत में, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से, और आज तक अक्सरियत यानी बड़े बेंचेस को छोटे बेंचेस से फैसले तब्दील करने की रिवायत शुरू हुई है, ये नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। सना, आपको भी लगता है कि जब आएंगे काजी साहब तो सरप्राइजेस देंगे लोगों के लिए, और वो लोग के जो आज शायद उनके हक में एडवोकेसी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो राना साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन को डिले करने की कोई कोशिश होती है कहीं से, तो फिर लगता है कि सारी सियासी जमातें एक ही ट्रक पर खड़ी होंगी। मैं पहले आपके क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आना चाहूंगी। देखिए, इलेक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है राना साहब की कि खान साहब शायद वो पहले बंदे थे जिनको ये समझाने की भरपूर कोशिश की हर हल्के, हर तबका फिक्र ने कि देखिए इलेक्शन अगर अक्टूबर में भी हो जाए ना तो आपको शुक्र करना चाहिए। लेकिन खान साहब उस वक्त समझने के ना मूड में थे, वो उस उड़ान में थे कि उन्होंने किसी अच्छी एडवाइस, किसी अच्छे मशवरे को खातिर में नहीं लाया। मैं समझती हूं कि अगर इस वक्त भी इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही जमात है जिसका स्टेक इलेक्शन के ऊपर लगा हुआ है, और वो है नून लीग की हुकूमत। उसकी वजह यह है कि जो PDM, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि उनकी मुश्तरका हुकूमत है, इस वक्त अगर आप देखें तो जो तमाम अच्छे फैसले हैं जो कि ना होने के बराबर हैं, उसका क्रेडिट जरूर PDM की जमातें ले सकती हैं, लेकिन जो गलत फैसले हो रहे हैं या वो तमाम मसाइल जिनसे इस वक्त की हुकूमत दो चार नजर आती है, उनका ऑब्वियसली मलबा
सिर्फ नून लीग पर जाएगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ओन करेगी कि आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं हो सका, इसमें हमारी भी गलती है, या अगर महंगाई बढ़ी है तो इसमें हमारी भी गलती है? क्या JUIF ये कहेगी आपसे कि इस वक्त जो कुछ हम आवाम को दे सकते थे हम नहीं डिलीवर कर सके? बिल्कुल नहीं। ये तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के टाइम अलग खड़ी होंगी, और इसका सबूत हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट से मिलता है कि जो PDM था ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, ये एक सियासी इत्तेहाद था जो कि एक हुकूमत को खत्म करने के लिए किया गया था। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन में रगड़ा जो लगेगा वो मुस्लिम लीग नून को लगेगा। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इससे बुरा वक्त कोई नहीं होगा कि वो इलेक्शन करवाए। इस बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी, शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि जी दुआ करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन के लिए मौजू वक्त का इंतखाब करना नून लीग के लिए एक मुश्किल फैसला होगा। इदारे जरूर चाहते हैं, बकिया जमातें जरूर चाहती हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग वो आखिरी जमात होगी जो कि ये चाहेगी कि इलेक्शन इस साल हो। अदरवाइज एक और बड़ा मुश्किल मसला भी है, वो ये कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो एक मियां साहब के आने में दूसरे मियां साहब को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ये भी एक मुश्किल फैसला होगा। अब आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था मैं मुख्तसर कह देती हूँ। जस्टिस ईसा साहब, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त उनके बारे में जो तारीफें की जा रही हैं, जो उनके बारे में बात की जा रही है, वो बिल्कुल अपराइट जज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नून लीग को भी ये समझना पड़ेगा कि जब वो अपनी कुर्सी पर बराजमान होंगे तो जिस तरह वो अपोजिशन को लेंगे वो उसी तरह हुकूमत को भी लेंगे। तो इसलिए इनको भी हर सूरत में ये तैयार रहना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इश्यूज को टेकअप करते हैं और किस तरीके से ट्रांसपेरेंटली वो काम करते हैं। वो फिर उन लोगों में शामिल नहीं होंगे जिनको आप दबाव में लाके या फिर उनसे चैम्बर में मुलाकातें करके आप फैसलों को तब्दील या फिर टिल्ट करवा सकते हैं। जी इंटरेस्टिंग ना सना, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा है, ब्रेक के तो दोनों मेहमानों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि एक तो एक इलेक्शन डिले किए जाते हैं तो जवाब क्या होगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर एक पार्टी पॉलिटिकल सीन से गायब हो जाती है या गायब कर दिया जाता है तो लोगों के पास वोट डालने के लिए जो ऑप्शंस हैं अगर वो महदूद होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्या लोग बाहर निकलेंगे, टर्न आउट क्या रहेगा उन इलेक्शंस का, इसके ऊपर बात करें कि छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर खुश आमदेद नाज़रीन। राना साहब, इनफैक्ट वो जो खाकान अब्बासी साहब का जुमला ना मैं वो चुराता हूँ, वो कहते हैं कि जिन 5 बरसों में तमाम सियासी जमातों ने हुकूमतें की हैं माशाल्लाह से, और कोई भी हुकूमत डिलीवर तो कर नहीं सकी। तहरीक इंसाफ पे भी वही इल्ज़ाम है कि जिस वक्त PDM की हुकूमत पर इल्ज़ाम है। तो इकॉनमी के एंड पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो लोगों के पास क्या चॉइसेस है, अब उनको क्या कहेंगे कि किसको वोट दें, क्योंकि सबके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि सब निकम्मे साबित हुए हैं। वो है ना, दुख अपना अपना है। हाँ, तो शायद खाकान अब्बासी चूँकि हुकूमत में वज़ीर के तौर पे आना नहीं चाह रहे थे, वज़ीर आज़म वो बन नहीं सकते, भाई आपको एक दफ़ा बना दिया और आप ये कहते रहे कि नवाज शरीफ ने 4 साल में जितने मंसूबे बनाए हैं मैं सिर्फ इफ्तिताह करने का टाइम मुश्किल निकाल रहा हूँ। तो आपकी कारकर्दगी तो यही थी ना कि आप इफ्तिताह करते रहे। आप इलेक्शन हार गए, जिस तरह बाकी सारे हार गए, आपको उन्होंने लाहौर से फिर जिता दिया। आपकी कंट्रीब्यूशन पार्टी में क्या थी? आप मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जुल्फ़ों के असीर हो गए। क्यों भाई? आपका वो वज़ीर ख़जाना था, उस वक्त भी उसको 6 महीने के लिए बनाया गया था। अब भी उनके पसंदीदा मिफ्ता को बना दिया गया था 6 महीने का वज़ीर। इसाक डार से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप अपनी पार्टी के, ठीक है आप ओहदा नहीं रखते। आपको लगता है कि पर्सनल एरिया चीज़ों को, जो उनके जो आर्गुमेंट है उसमें तो जान है ना बाहर की, इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने। मेरे बड़े अच्छे दोस्त और ताल्लुक वाले हैं, लेकिन मैं बात बड़ी क्लियर करता हूँ। सही है, लेकिन जो इनके बारे में शायद खाकान अब्बासी को दुख जरूर है, वो माने ना माने। अच्छा, वज़ीर आज़म नहीं बन सके, मतलब वो बंदा कहता ना यार मैं तो अवेलेबल था, पिछली दफ़ा भी शहबाज शरीफ का नाम था लेकिन नवाज शरीफ ने बना दिया उनको। तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ पहले से तय होके, क्लियर होके, सारी चीज़ें होके आ गए, तो वही वज़ीर आज़म हो गए। अब मरियम नवाज बाज़ाब्ता तौर पे आप देखें, जब ये नया इलेक्शन करा के वो मरी में मिली, वो इस्लामाबाद आ गई, बलूचिस्तान के लीडरों से मिल रही हैं, कुछ को पार्टी में शामिल करना है, कुछ के इत्तेहाद। ये वो सब लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ थे, छोड़ गए, चले गए। डॉक्टर मालिक वगैरह तो साथ रहे ना आखिर वक्त तक। और मेरा आज बखर से MNA जो PTI में नैब की वजह से गया था, मुझे बिल्कुल पता है वो बिल्कुल PMLN को ना छोड़ते अगर वो जो काम सबसे छुड़वाने का किया गया था। लेकिन कहानी तो वो इलेक्टेबल्स वाली हो रही है ना, उनको लेके आना दोबारा पार्टी में। उन 20 में शामिल हैं जो PTI को छोड़ के बैठे हुए हैं अपोजिशन में। अच्छा। आज वो भी मिले हैं जाके, डॉक्टर डांडला, अफजल डांड, वो मरियम नवाज से मिले हैं। मरियम नवाज अपना काम इलेक्शन की तैयारी का शुरू कर चुकी है। सही है। वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये चेहरे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं ये इलेक्शन कैंपेन में नहीं होंगे, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अच्छा। ये है ही नहीं। इलेक्शन में वोट नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मांगना है, हमजा शहबाज ने मैनेजमेंट करनी है, शहबाज शरीफ ने मैनेजमेंट करनी है। वोट नवाज शरीफ की वजह से मिलना है और उसका वोट मरियम नवाज पब्लिक में
अपील करती है, उसने जलसे भी किए हैं और अब भी कर रही है। आपको यही, उन्होंने जरदारी साहब ने वोट पंजाब से नहीं लेने, वहाँ वो कैलकुलेटेड गेम खेलने आ रहे हैं। वो सिंध से वोट लेंगे जहाँ उन्होंने अपने मुकाबले में कोई कैंडिडेट रहने नहीं दिया, अंदरूनी सिंध में वो सारे उनके साथ किसी ना किसी तौर पे उन्होंने एंगेज कर लिया हुआ है कि मुझे अपना इलेक्शन लेके अब हैं वो पॉकेट्स कि बलोचिस्तान से मैं कितने उठा सकता हूँ, मैं साउथ में। अब आप देखें कि जो उनको जो जीटी रोड से पीटीआई के कैंडिडेट मिले हैं वो सारे मिले या वो जितने नून से आ रहे हुए थे कि जी वो पीपल्स पार्टी में, कि लोगों के पास चॉइस क्या है, या आप चले जाएं अलीम खान और जहांगीर तरीन की तरफ या आप पीपल्स पार्टी की तरफ। सही मैसेज दोनों को एक ही है ना कि इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। सही। अब चॉइस ढूंढनी है और वो मिलेगी। जो सना कह रही थी ना, वो नवाज शरीफ की आमद पे, मैं आपको बताऊं, मैं मतलब एक छोटा सा तालिब इल्म हूं और मैं कॉलेज दौर से ये सब चीजें देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को प्रिडिक्ट करना, एक तो है ना कि जी मैनेजमेंट अलग बात है, बट सर हम तो इकोनॉमिक फेलियर की बात कर रहे हैं सबको। सर मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें कहानियां रह जाएंगी जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी ना। एक तो आपको पीटीआई के चेयरमैन कहां नजर आएंगे ये देखना है इलेक्शन में। जिस तरह वो बाजवा साहब ने खुल के बातें की कि इमरान मुझे कहता था इसे अंदर करो, इसे ना एल करो, इनका नतीजा कहां होगा? फिर आप वोटर सपोर्टर और कितना किसका होगा, इलेक्शन कौन कितने साइज में लड़ रहा होगा। पीएमएलएन सिर्फ इसलिए बची कि उनके लीडरशिप भागी नहीं थी और ये घर से निकले नहीं है। ये फर्क आएगा इनके वोटर पे। सना क्विकली, आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया है राना साहब ने कि क्योंकि अब कैंपेन वो करेंगे जो हुकूमत में नहीं है तो यकीनी तौर पे वोट मिल जाएगा नून लीग को। आपको भी लगता है कि ऐसे ही कुछ होगा? देखिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मरियम नवाज साहिबा काफी दिनों से कैंपेनिंग कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं चीजों को, लेकिन ये एक बड़ा टास्क होगा जो नून लीग के अंदरूनी खाना लोग भी हैं। यार सादिक साहब एक स्टेज के ऊपर बात ये कर चुके हैं एक मौके पर कि अगर नवाज शरीफ साहब का नाम मेरे साथ ना मौजूद हो तो शायद मुझे मेरे हल्के में 1200 वोट भी ना पड़े। तो बहुत से ऐसे हल्के और बहुत से ऐसे लोग हैं, लीडरान हैं, जो इस एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनके नाम से नून लीग हट जाए तो इटसेल्फ वो खुद कुछ नहीं रहेंगे। कुछ, हाँ जाहिर सी बात है, कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो कि अपने नाम के ऊपर वोट लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब के आने से एक नई रूह पैदा होगी मुस्लिम लीग नून में, और खास तौर पर जो मोबिलाइज करना है वोटर का, वो शायद मियां साहब के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। उसकी बहुत सी वजूहात है। मियां साहब का जो तरीका था, तर्ज सियासत रहा है, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उस तरीके से उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो अच्छे मैनेजमेंट जरूर कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिकली शायद वो उतने प्रोएक्टिव नहीं है, और ये चीजें हमने बहुत सी प्लेटफॉर्म्स पर देखी भी हैं। लेकिन मरियम साहबा के हवाले से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मरियम साहबा का एक पीछे एक हिस्ट्री रही है कि वो जहां जहां पर उनको इलेक्शन कैंपेन्स में उतारा गया, कई जगहों के ऊपर वहां पर मुस्लिम लीग नून नाकाम हुई। तो मेरा ख्याल है मरियम साहबा भी इस मर्तबा एक बड़ा चैलेंज लेके उतरेंगी कि जहां जहां पर वो इलेक्शन कैंपेन्स करती है वहां जलसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को वोट डालने के लिए लाना, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होगा। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब यकीनन सना, क्योंकि जी यकीनन सना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़रूर वो कैंपेन को लीड करेंगी, और ये भी शायद मुमकिन हो कि जो वज़ीर आज़म मुल्क के नए हों वो नवाज शरीफ साहब हों, लेकिन फिर भी उनके जो वज़ीर ख़जाना लगता है वो इसहाक डार साहब भी होंगे। जो इसहाक डार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। नाज़रीन, दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका, कांग्रेस से खिताब, और फिर अमेरिकी सदर से जो उनकी मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना परेशान कुन है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस सेगमेंट में जिक्र करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका का और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब का, और जो बिलखुसूस अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है उसके हवाले से, जिसमें पाकिस्तान से बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया है कि वो तंजीमें, वो दहशतगर्द तंजीमें कि जो भारत के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, ख़तरात पैदा कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस सारी मुहिम के अंदर जो अमेरिका है वो भारत के साथ खड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सफारती बड़े नाम एजाज़ चौधरी साहब, जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुश्तरका एलामिया जो मुलाकात के बाद सर जारी हुआ, यकीनी तौर पे आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। पाकिस्तान जो किसी ज़माने में एक नॉन नेटो फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, सर अब हमें अमेरिका से ये बातें सुनने को मिल रही हैं, कितनी कुछ परेशान कुन है हमारे लिए। देखिए, ये बड़े ही दुख और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को जिद करने में, पाकिस्तान को जिक पहुंचाने में।
और ये स्टेटमेंट में ये शामिल करना एक ऐसे मौजू को जिसके ऊपर पाकिस्तान तो शायद दुनिया के चंद मुल्कों में से जिसने एक्चुअली टेररिज्म को डिफीट किया है। और जहां तक ये तंजीमों का ताल्लुक है, ये तो कब की अपना आपको पता है कि इनके ऊपर पाबंदियां भी लग चुकी हुई हैं, हमने अपनी नेशनल भी लगाई हुई हैं, और आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम्स आती थी, वो सब वेरीफाई हो चुका हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी जो है हिंदुस्तान की तरफ से उन्होंने वो स्टेटमेंट में दिलवाई है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी नहीं इसका साथ देना चाहिए था। उन्होंने उनका ख्याल है कि हिंदुस्तान को अगर हम खुश करेंगे तो वो चीन के खिलाफ इनका घोड़ा बन के साबित होगा। शायद उनको ये उनकी उम्मीद जो है मेरे ख्याल में भर नहीं आएगी। तो बड़ी गलत बात है। ये बायलैटरलिज्म के असूल के खिलाफ है कि आप थर्ड कंट्री के मुतालिक इस तरह की कोई बात अपने उसमें लिखें ऐलान। लेकिन एजाज साहब, जो आपने बात की ये सिंपली कोई अपीजमेंट है, गोया कि आपको लगता है कि भारत को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट आई है, या बहरहाल अमेरिका की पॉलिसी के अंदर बिलखुसूस साउथ एशिया के हवाले से एक मेजर शिफ्ट आ चुका है, अब उनकी तरजीहात में भारत कहीं है और पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। और मोर इम्पॉर्टेंटली कभी तो बहरहाल हमें वाशिंगटन से कश्मीर से मुतालिक भी कोई एक जुमला सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो आप कहेंगे अपीजमेंट है या एक बहुत बड़ा शिफ्ट है बहरहाल अमेरिकी पॉलिसी के अंदर? दोनों चीजें हैं मेरे भाई। देखें, अपीजमेंट भी है और शिफ्ट भी है। हिंदुस्तान इस वक्त उनका प्रेफर्ड एलाय है यहाँ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को एक धुन सवार है कि चीन को किसी तरीके से मजीद उभरने से रोकना है और हिंदुस्तान का कंधा इस्तेमाल करना है। वो वैसे गलत फहमी है उनकी कि हिंदुस्तान जो है अपना कंधा देगा। उन्होंने अपना उनका देखा है, आपने उनका रवैया रूस के साथ और चीन के साथ भी, तो इस तरह होगा नहीं। लेकिन बहरहाल अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका ये ख्याल है कि ये हिंदुस्तान जो है इस काम के लिए ज्यादा मौजू है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात तो रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारी जो दाखिली कमजोरी है उसकी वजह से भी इनको हौसला मिलता है कि वो इस तरह की बातें उस एलामिया में लिखें। पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर। पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया है उन पे। हम आए दिन उनकी दरख्वास्त करते हैं कि जनाब IMF से हमें कर्जा लेकर दो। तो ऐसे में फिर आपके लिए जो खैर सगाली के जज्बात नहीं रखते हैं, अगले उसी तरीके से देखते हैं। तो कमजोरी हमारी अपने घर की है। हमें फौरन से पेशकर सारे काम छोड़ के ये दाखिली बहाज पर बेहतर काम करना चाहिए, वरना अदरवाइज ये आज इस तरह की एलामिये जा रहे हैं, कल को और भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ी मतलब एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अपने नाम के लिए इस तरह की जो बातें जब कोई करे तो वो अच्छा नहीं लगता है, किसी पाकिस्तानी को अच्छा नहीं लगता है। जी एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खजाना, बहुत शुक्रिया। तौर पे दीगर ममालिक के साथ ये गिला करना या उनके किसी भी पॉलिसी के ऊपर एतराज़ करने से बेहतर है कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, तभी शायद दुनिया हमारी बात भी सुनेगी और हमारे मसाइल को सुनेगी से लिया भी जाएगा। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।